यानी कि शिंदे ग्रुप की शिवसेना, उनके भी एक ही मंत्री। और आप ये देखिए कि सिर्फ 2 मंत्री अगर किसी के हैं, 2-2, तो वो जेडीयू और उसके साथ-साथ आपको टीडीपी के नज़र आएँगे। बाकी सबको एक-एक में निपटा दिया गया है। तो क्या जब पोर्टफोलियोज बांटे जाएंगे, जिसकी जो आज शाम तक होना बाकी है, क्योंकि मंत्री की शपथ तो आपने दिला दी लेकिन पोर्टफोलियोज जो है वो अभी तक नहीं बटे हैं, जिसकी बात लगातार की जा रही है कि पोर्टफोलियोज जब बटेंगे तो सबसे बड़ा घमासान तब होने जा रहा है। क्योंकि अगर तमाम मलाईदार मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपनी पास रखती है तो सवाल यह है कि जो सहयोगी दल उसके साथ जुटे हैं वो क्या करेंगे। और अभी तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का सिर्फ गठन हुआ है, उसके पोर्टफोलियोज अभी बटने बाकी हैं। उससे पहले ही जिस तरह की घमासान की खबरें आने लगी हैं, चाहे वो एनसीपी से हो या फिर आप देखें कि या फिर खुद बीजेपी की तरफ से हो, बीजेपी के जो सांसद हैं सुरेश गोपी, उनकी तरफ से जो कहा गया है, हालांकि अब उनका क्लैरिफिकेशन भी सामने आ गया है कि वो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि प्रेशर की जो सियासत है पूरी, नरेंद्र मोदी अब तक प्रेशर बनाते आते थे लोगों पर, लेकिन अब उनके ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। खुद उनके सांसद ही उनके ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश गोपी भले ही अब ये कह रहे हो कि नहीं वो मंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं, अभी उनका क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन उससे पहले कही गई उनकी बात कि उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि उनको लग रहा था कि उन्होंने इतिहास रचा है, केरल से वो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनकर आई हैं, तो उनको शाबाशी मिलेगी, उनको इनाम मिलेगा और इनाम के तौर पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे वो नाराज हैं। और नाराजगी जताने का तरीका उन्होंने इस तरह से अपनाया कि खुलकर वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने फिल्मों का हवाला दिया। लेकिन आप समझिए कि फिल्मों का हवाला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, लेकिन असल बात उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। और यही सेम उलझन जो है वो एनसीपी ने भी खड़ी कर दी है। एनसीपी की तरफ से तो खुद अजीत पवार सामने आए, उससे पहले हमने देखा प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और मैं कैबिनेट मंत्री जब रह चुका हूं तो राज्य मंत्री में नहीं बनूंगा। और ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी और अजीत पवार ने भी इस बात को साफ तौर पर कह दिया। क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि शिंदे ग्रुप से आप कैबिनेट मंत्री बनाते हैं तो फिर अजीत पवार ग्रुप से, यानी कि अजीत पवार ग्रुप की एनसीपी से आप राज्य मंत्री क्यों बना रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन शिंदे ग्रुप की शिवसेना 7 सांसदों के साथ है और एनसीपी का सिर्फ 1 सांसद जीता है, लेकिन इसको आप यहीं तक लिमिटेड करके नहीं देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी उथल पुथल जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अजीत पवार नाराज हैं। आपने ये भी देखा कि भले ही शरद पवार की जो असली एनसीपी थी उसको तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अजीत पवार अपने जो एमएलए थे उनके साथ, विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, लेकिन लगातार डिनर डिप्लोमेसी हमने देखी कि कैसे शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात होती रही, वो हमने देखा। और वो तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हमारे सामने थी। और भले ही वो उधर चले गए, लेकिन इधर भी जो कहा कि इन्हें पारिवारिक संबंध हैं उनको बनाए रखने के बहाने जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें होती रही, वो सब हमने देखा। अगर अजीत पवार अभी नाराज हैं तो इससे आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में सियासी मुश्किलें किस पैमाने पर उठ खड़ी हुई हैं। और कुछ ही महीने बाद वहां पर चुनाव है। बेहद खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वहां पर रहा है और कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर शानदार रहा है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा है, एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है और इंडिया गठबंधन बहुत बड़े दल के रूप में वहां पर उभरा है। और इस बीच जो चाहे हम सुरेश गोपी की बात करें या एनसीपी की बात करें, जो विरोध के स्वर उठने लगे हैं, उस सब के बीच आज हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। गुलदस्ता उनके हाथ में था और उन्होंने मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी से भी पैर छूते हुए वो नजर आए। सवाल यह है कि अब शिवराज सिंह चौहान को क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है। वो 8 लाख से ज्यादा से जीत कर आए हैं और अगर सीसीएस उन्हीं सबको मिलता है जिनको पिछली बार हमने देखा, जिनमें निर्मला सीतारमण है या जिनमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, अगर वहीं पर ही सब कुछ बढ़ जाएगा तो फिर शिवराज सिंह को क्या दिया जाएगा। और क्या अभी शपथ के बाद हमने देखा कि कैसे विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन अभी तो बात पोर्टफोलियोज पर भी अटकी हुई है कि क्या मनमाने तरीके से पोर्टफोलियोज भी बीजेपी बांट देगी या फिर
इंडिया गठबंधन, जो गठबंधन का धर्म है, उसको वो निभाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 पोर्टफोलियोज, 1 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री, जेडीयू को 1 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री, टीडीपी को, क्या इस पर मान जाएगी? स्पीकर पद पर लगातार टीडीपी अड़ी हुई है, और अगर स्पीकर पद नहीं दिया जाता है तो फिर किस तरह की तस्वीर हम उभरते देखेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर हम लगातार बात करें। और इस बीच हमारे खास मेहमान जो लगातार बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं एजुकेशनिस्ट एक्टिविस्ट संदीप मनोधने जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका मेरे शो पर। और मेरा सवाल आपसे ये, कल आपने वो मेला देखा होगा जहां चमचमाती हुई तस्वीरें वो तमाम नजर आ रही थी, दिखाया जा रहा था कि एक बार फिर से जी नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है, शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार सबको वहां पर बुलाया गया, लेकिन वो चमक धमक के बीच फीके चेहरे हमने देखे। वो खुशी नहीं थी जो खुशी दिखनी चाहिए थी, वो खुशी नहीं थी जो लगे कि एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। उससे पहले जब टीचर की तरह क्लास ले रहे थे नरेंद्र मोदी, तब भी हमने देखा था कि जो एनडीए के जो घटक दल के जो नेता थे या बीजेपी के नेता, वो उन तमाम के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई हार का मातम हो, जीत का जश्न ना हो। अभी आप सियासी तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? पोर्टफोलियोज आज रात तक हो सकता है, या हो सकता है एक आध दिन का और वक्त लगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज मीटिंग है और शपथ के बाद ही 2 विरोध सामने आ गए, और एक तो शपथ से पहले ही आ गया था एनसीपी का। जी, बुशरा जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं एनालिस्ट हूं, एक्टिविस्ट नहीं, तो थोड़ा सा करेक्शन। एनीवे, तो जी, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें आप सिर्फ उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं पॉलिटिकली। उसमें किसी भी तरह के कोर्स करेक्शन का स्कोप नहीं होता है। मोदी जी जब 2014 में आए, फिर 2019 में आए, तो उनका ग्राफ यहां से यहां गया था। अब वो कैसे गया, क्यों गया, वो डिबेट का इशू अलग है। और यहां से 400 पार बोल के उन्होंने खुद कहा कि हम 330, 340, 350 तो कर ही लेंगे। तो ये जो ग्राफ होता है, नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए ग्राफ को हमेशा ऐसा जाना पड़ता है। इस देश की जनता ने 2024 में एक बहुत ही सोबरिंग मैसेज नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को दे दिया कि यदि आप जमीनी मुद्दों को दरकिनार करके केवल शाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और न सरकारी स्कूलों की बात करेंगे, सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे, न जनता के मुद्दों की वैसी बात जो उनको टच करे, और सिर्फ नफरत होगी, तो हम आपके नंबर्स कम करना भी जानते हैं। इस वजह से उनके चेहरे का नूर खत्म हो गया, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को यह मैसेज जनता ने दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और किसी भी एक ऐसे नेता के लिए जिसकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स मैक्सिमलिस्ट होती है कि सब कुछ मेरा, दूसरे के लिए कोई स्कोप नहीं, संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ही नहीं। मोदी जी अगर चाहते तो पिछले 10 सालों में दोस्ती का हाथ बढ़ा के विपक्ष को बोलते, भाई आप में से कोई भी एक एलओपी बन जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वो 10% संसद की सांसद सदस्यता का कुल एक रेशियो होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। उस नियम को अभी हम थोड़ा किनारे पे रख देते हैं, आप कर लो अपॉइंट, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मोदी जी ने 10 साल ऐसा नहीं किया, संसद विपक्ष के नेता विहीन बैठी रही लोकसभा। अब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सारी दुनिया में आइडिया सेल कर दिया, और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी अपॉइंट नहीं होने दिया। तो एक ऐसे नेता के लिए जब सामने 240 से ज्यादा विपक्ष का सुगठित इंडिया अलायंस मौजूद है, जिसमें 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी कट्टर शत्रु कांग्रेस मौजूद है, जिसको वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे, उल्टा हो गया। अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है और कांग्रेस युक्त नॉर्मल राजनीति भी हो गई है। ऐसे में मोदी जी को एक छटपटाहट होना, दुख होना, तकलीफ होना लाजमी है। और क्योंकि मोदी जी उतने प्रसन्न चित्त नहीं थे, तो उनके आसपास के सारे लोगों में भी वो तनाव महसूस हो रहा था, और पूरी शपथ ग्रहण विधि में भी वो तनाव महसूस हो रहा था। लेकिन एक तबका है जो बहुत खुश था, सारा का सारा मीडिया जो कि सरकार के निर्देशों पर चलता है, और राइट विंग की अपनी जो सोशल मीडिया की एक पूरी टोली है, उन लोगों ने इसका काफी जश्न मनाया। वो भयानक खुश है, वो मोदी जी से भी ज्यादा खुश है। अच्छी बात है, देश को नई सरकार मिली है, प्रधानमंत्री मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अंतर्विरोध, विरोधाभास, चुनौतियां अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।
जी, बिल्कुल। अभी बुशरा अगर सुरेश गोपी जो अकेले चुनकर आए हैं केरला से और फ़िल्म स्टार हैं, सबको पता है। उन्होंने कल ही उन्होंने शपथ ली और आज ही उन्होंने ये कह दिया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास उनकी फ़िल्म जो है वो बहुत पेंडिंग है। लेकिन उसके अंदर की बात ये है कि वो चाहते हैं कि उन्होंने इतिहास रचा है और इसी तरह का उनका चुनावी प्रचार भी रहा था कि कैबिनेट मंत्री वो बनेंगे अगर वो जीते, तो उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। और साथ-साथ एनसीपी को आपने देखा कि अजीत पवार की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अजीत पवार ने कहा, प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो तो खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उसके बावजूद भी उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। और अजीत पवार ने कह दिया कि भाई अगर आप उधर से शिंदे ग्रुप से आप कैबिनेट मंत्री बनाएंगे तो हमें भी बनाना पड़ेगा, उससे कम पर बात नहीं बनने वाली है। तो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि राज्य में भी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि वहां से कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। अभी आप जी इसको कैसे देखते हैं कि एक वो हमने मोदी की पॉलिटिक्स देखी जहां कोई खुलकर बात करने की बहुत दूर की बात, कोई लब भी नहीं हिलाता था, और आज तो अभी से ही खुद उनकी पार्टी के सहयोगी दलों के नेता खुलकर सामने आ गए हैं। तो ब्रांड ऑफ जो जी मोदी की ब्रांड है वो तो भरभरा कर गिर ही गई है। अगर इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं तो आगे तो बहुत सारी और इसी जी तरह की खबरें हमें देखने के लिए मिलेंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब कोई एक सिंगल पार्टी एक नेता के नेतृत्व में मेजॉरिटी हासिल कर लेती है और वो नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा होता है, उसमें फिर सिर्फ उसी एक व्यक्ति की चलती है। आप याद करेंगे 2012 का गोवा अधिवेशन बीजेपी का, जिसमें पहली बार राजनाथ सिंह साहब ने नरेंद्र मोदी को फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया था या प्रपोज किया था। वहां से लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या हाल हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल हुआ, और न केवल जो 75 के ऊपर थे उनका क्या हाल हुआ, बल्कि जो आडवाणी ग्रुप से जुड़े लोग थे उनका क्या हाल हुआ। उन सबको या तो अपने अपने घरों में बंद हो जाना पड़ा कि भाई अब आपका कोई पब्लिक अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, या उन्हें मोदी जी के कैबिनेट में आना पड़ा और एग्जैक्टली वो करना पड़ा जो मोदी जी ने उनसे कहा था। और वो पूरी पीढ़ी 2015, 16, 17, 18 आते आते अरुण जेटली जी के साथ में समाप्त हो गई। उसके बाद जो भी आए उनके पास तो ना कोई कारण था, ना पॉलिटिकल कैपिटल थी, ना उतना साहस था कि वो सच को सच बोल पाते। और सिर्फ मोदी जी जो बोलते गए उसी को सबको हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। फिर वो नोटबंदी हो या बहुत ही चौपी और बहुत ही एक इनकम्प्लीट तरीके से रोल आउट किया गया जीएसटी हो, जिसने भारत के करोड़ों एमएसएमईज को बंद करवा दिया अगले 3 साल में। हर किसी को उसकी तारीफ ही करनी पड़ी। लेकिन 2024 में कुछ अप्रत्याशित हो गया। मोदी जी उत्तर प्रदेश हार गए। उत्तर प्रदेश से मोदी जी का राष्ट्रीय सितारा बुलंद हुआ था। मैं ना आया हूं, न मुझे कोई यहां लाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति की धारा गंगा मैया से खुद को जोड़ दिया कि मुझे तो साक्षात गंगा मैया ने बुलाया है। ऐसा आज तक भारत में किसी ने नहीं किया था। और वो गुजरात छोड़ के यूपी आ गए। वहां से जो सितारा चमका वो 2024 में उसी उत्तर प्रदेश ने मंद कर दिया, कुंद कर दिया। The star which rose suddenly in 2014 was dimmed by the same people of UP who had given the fuel to allow it to burn very bright. अब जब ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत गहरे सोच में पड़ जाता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन यूपी के लोगों ने डिसाइसिवली मोदी जी के खिलाफ वोट दिया है। अब उस पर तो हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं, पर हम जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हुआ यह है कि लोगों की हिम्मत खुल गई है। मीडिया ने 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को खुल के बहुत कुछ बोला, जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो गलती से चूं भी नहीं करता मोदी जी के खिलाफ। उसने अचानक से 3 दिन काफी कुछ बोला। हालांकि 7 तारीख से वो फिर से अपने पुराने फ्लेवर में आ चुका है, लेकिन हिम्मत आने लगी। और यही हिम्मत हमें मोदी जी के खुद के सिपा सालारों में, उनके सैनिकों में और उनके सहयोगी दलों में तो डेफिनेटली दिखेगी ही दिखेगी। तो जो सुरेश गोपी जी का आपने केरल का उदाहरण दिया, वो एक सामान्य सी बात है, यह होना ही था। लेकिन अभी इसके बाद एक दूसरा नाटक और चालू होगा जो आप अभी देखेंगी। बीजेपी की जिन राज्य इकाइयों का परफॉर्मेंस खराब रहा है, अभी उनमें जो सिर फुटअव्वल होनी है वो तमिलनाडु से शुरू हो चुकी है।
आज तमिलनाडु बीजेपी में जो आपसी सिर फुटव्वल का माहौल 48 घंटे में बना है, वो बिल्कुल संभावित था, उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। मैं उस पर भी आगे आप पूछेंगी तो और बताऊंगा कि तमिलनाडु में आपस में कैसे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खुल के सामने आ गया जो पहले से था। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज अब होगी। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होगी? मोदी जी अपनी पकड़ बनाने के लिए अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे उनकी वही इमेज पुनर्स्थापित हो सके कि देयर इज अ मैन इन चार्ज एंड नो वन डेयर से एनीथिंग, कि एक व्यक्ति ऊपर पूरी तरह से हमारा मिलिट्री जनरल इंचार्ज, और खबरदार किसी ने मुंह खोला तो। ये इतना आसान नहीं होगा लेकिन इस बार, ऑब्वियसली, क्योंकि बीजेपी अभी माइनॉरिटी में है। 6 महीने बाद बीजेपी कहां पहुंचेगी हमें पता नहीं, लेकिन 6 महीने में 3 बड़े विधानसभा के चुनाव है, तीनों में अभी बीजेपी की हालत एक चैलेंजर की ही है, उनकी स्थिति काफी खराब है। महाराष्ट्र और हरियाणा में तो हालात काफी खराब है। और अगर वो तीनों नतीजे इनके खिलाफ चले गए तो फिर मोदी जी को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था, अ मोदी माइनस मेजॉरिटी इज नॉट मोदी एट ऑल। बहुमत से कम वाले मोदी तो दरअसल मोदी ही नहीं है। उनका पूरा खेल बहुमत का खेल है कि अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जी जो मंत्रिमंडल की कैबिनेट कमिटीज होती हैं, बहुत सारी कमिटीज होती हैं। जब यूपीए की सरकार थी और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की भी एनडीए 1 की सरकार थी, अब एनडीए 2 सरकार चल रही है, इन कमिटीज में अलग अलग मंत्रियों को पूरा मौका मिलता था। मोदी जी ने 2014 में बहुतों को मौका दिया, लेकिन 2019 में राजनाथ सिंह को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद ऐसी खबरें मीडिया में आई कि राजनाथ जी ने आरएसएस से शिकायतें की थी और उसके बाद उनको कुछ महत्वपूर्ण कमिटीज में जगह मिली। और यह बिल्कुल साफ था कि महत्वपूर्ण कमिटी पे मोदी जी और शाह साहब अपना संपूर्ण कब्जा करना, क्योंकि सारे बड़े डिसीजंस अलग अलग कैबिनेट कमिटी से ही होते हैं। तो कैबिनेट कमिटीज पर आप किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी एक इंडिकेशन होता है सरकार पर अपने नियंत्रण का, और यह मोदी जी ने 2019 में दिखा दिया था। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और अन्य चीजों पर नियंत्रण की बात हो, या बीजेपी की राज्य इकाइयों में आपसी सर फुटव्वल की बात हो, या सहयोगी दलों द्वारा अपना पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश हो, या लोकसभा स्पीकर का पद किसी भी तरह मेरे पास रहे ऐसे टीडीपी या जेडीयू की कोशिश हो, और उसमें फिर हो सकता है कांग्रेस भी बाहर से समर्थन दे दे, ये सारी चीजें अब डे टू डे बेसिस पे हमारे सामने आएंगी। बट ये बिल्कुल सही है जैसा आपने कहा, एनडीए 2.0 मोदी 1 और मोदी 2 से बिल्कुल अलग होने वाला है। बुशरा जी। जी, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी ये खबर है कि एनसीपी के बाद अब शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है कि उनको एमओएस स्वतंत्र प्रभार जो है वो दिया गया है, जिससे वो नाखुश हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो भी नाखुश हैं। तो अब आप ये देखिए, वही बात मैं जो लगातार कह रही हूँ, आपसे पहले भी मैंने कहा अपने प्रोग्राम में कि बिल्कुल आपने 72 मंत्री बनाए और 72 मंत्रियों में से 61 आपने अपने पास रखे और 11 में आपने सबको समेट दिया। अगर ये ऐसा होता कि इन लोगों के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, तो शायद ये मजबूरी का सौदा करके आराम से खामोश होकर बैठ जाते। लेकिन अभी उनको पता है कि उनके पास एक ऑप्शन बिल्कुल तैयार बैठा है इंडिया गठबंधन के रूप में। वो जब चाहे इधर से उधर जा सकते हैं, और जो मुश्किलें उनको तमाम हो रही हैं, जो शायद उनको थोड़ा बहुत झुकना पड़ रहा है, वहां तो तैयार हैं। केसी त्यागी ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। ये उन्होंने कहा, उनके पास सबूत है। तो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, महत्वपूर्ण मंत्रालय, मलाईदार मंत्रालय लेना चाहेगा, या फिर एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री लेकर वो बैठना चाहेगा। शिंदे ग्रुप के 7 सांसद हैं और आपने सिर्फ एक एमओएस स्वतंत्र प्रभार बनाया है। क्या आपको लग रहा है यही से अब शुरुआत हो चुकी है? अभी पोर्टफोलियो तक का भी जी। वेट करने की जरूरत नहीं है। जब बटेंगे उससे पहले ही एक एक करके तमाम दल जो है उनकी नाराजगियां बिल्कुल खुलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पोर्टफोलियो शपथ ग्रहण के दौरान ही नहीं बांटे गए, कल रात को भी नहीं बांटे गए, उसका सबसे बड़ा कारण ही है कि जो आपसी कंपीटिंग डिमांड सब तरफ से आ रही है। अभी मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के कुछ लोगों के लिए इन सबको म्यूचुअली अकोमोडेट करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसका कारण यह है कि यदि पोर्टफोलियो वितरण होने के बाद किसी भी छोटी पार्टी ने भी, कोई बड़ी पार्टी तो एकदम से छोड़ के जेडीयू या टीडीपी नहीं जाएगी, अभी 6 महीने तो नहीं जाएगी जब तक उनके दूसरे स्वार्थ नहीं सध जाते।
किसी छोटी एक या दो या तीन सांसदों वाली पार्टी ने भी यदि साथ छोड़ दिया मोदी जी का, तो दैट वुड मेक फॉर वेरी बैड ऑप्टिक्स। वो बहुत खराब खबर होगी कि एनडीए से लोग टूटना शुरू हो गए। तो अभी इनका पहला लक्ष्य यह है कि कुछ भी हो, एक भी आदमी का दल हो, सांसद वाला दल हो, वो हमें छोड़ के ना जाए, और इसलिए अभी सबकी सुनी जाएगी। तो ये वो फेज है जिसमें मोदी जी अभी सबकी सुनेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। उसके बाद जैसे ही पोर्टफोलियो वितरण होगा, वो पूरा सोच समझ के होगा, सबसे बात करके होगा। उसके बाद भी कुछ दिनों तक झगड़े चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो कुछ हो गया ये कई सालों तक फिक्स रहने वाला है। हाँ, बीच में अगर एनडीए 2 की सरकार कभी गिर गई, फ्लोर पे कमजोर पड़ गई, या कोई मोशन पारित हो गया, या कुछ भी हुआ, लेकिन अज्यूम करें कि ये 5 साल चलने वाली है, तो जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो ये सोचेंगे कि भाई अभी जो मिल गया वो मिल गया, आगे क्या भरोसा। और अगर स्टेट चुनाव हम हारते चले गए, महाराष्ट्र की पार्टियों की एक और दिक्कत यह है कि अगर वो राज्य के विधानसभा चुनाव हार गए और एमबीए जीत गया, इंडिया अलायंस जीत गया, तो उनकी पोजीशन तो और खराब होने वाली है। उनको तो स्थानीय रूप से भी बहुत दिक्कत होगी। बीएमसी के तो चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि ये डर है कि कहीं वन साइडेड विक्ट्री ना हो जाए इंडिया अलायंस की पार्टीज की। ये सारे फैक्टर्स भी पीछे से काम कर रहे हैं, तो हमको उसका मिला जुला प्रभाव नेगोशिएशंस का, हर कोई अपनी करेंसी मजबूत करने की कोशिश में, और मोदी जी ये देख रहे हैं कि भाई किसी तरह अभी सबको अकोमोडेट कर लो, क्योंकि इनमें से अभी कोई टूटना नहीं चाहिए, ये उनका गोल है। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो इसमें आगे गड़बड़ होगी। कोalition चलाना कभी आसान होता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मोटे दल इनसे टूट के इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, और इंडिया अलायंस उनको क्या डील देगा, क्या रोल देगा, वो भी काफी देखने लायक हो सकता है। जी जी। और जो मैं अभी आपको बता ही रही थी शिंदे ग्रुप को लेकर, तो मंत्रिमंडल के गठन के बाद उनका जाहिर सी बात उनकी नाराजगी खुलकर आई है। उन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री की वो मांग कर रहे हैं कि 2 कैबिनेट मंत्री दिए जाएं, जहां उनको एमओएस स्वतंत्र प्रभार 1 दिया गया है, वो 2 मांग रहे हैं कि 2 कैबिनेट मंत्री उनके बनाए जाएं। और ये जो हम अभी बात कर ही रहे थे कि 20 साल में संदीप जी ये पहली बार है जब शपथ ग्रहण के 20 घंटे बाद भी केंद्रीय मंत्रियों को उनके विभाग नहीं बांटे गए हैं। तो आपने भले ही जल्दबाजी में हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने फिर से देखिए इतिहास रच दिया, उन्होंने इतिहास रचने जा रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब साथ में आ गए हैं, हेडलाइंस मैनेजमेंट ही तो किया है उन्होंने 10 साल तक। जैसे ही मुश्किल में गिरती थी नरेंद्र मोदी सरकार, तो आप फॉरेन हेडलाइंस मैनेजमेंट अपने मीडिया मित्रों के साथ कर लेते हैं। वही कोशिश इस बार भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार की तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही हैं। वो मीडिया भी अब उस तरह से साथ तो वो दे रहा है, लेकिन इन खबरों को वो कैसे दबाएंगे? जी, तो अभी आने वाले वक्त में आप और कितनी मुश्किलें देख रहे हैं संदीप जी। अगर 20 घंटे तक पोर्टफोलियो नहीं बटे हैं और शिंदे ग्रुप 2 कैबिनेट मंत्रालय अगर मांग रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं फिर आने वाली तस्वीर को आप? जी, शिंदे गुट 2 कैबिनेट मंत्री पद इसलिए मांग रहा है कि कम से कम एक तो हमारी झोली में आ ही जाए। अगर 2 चाहते तो वो 4 मांगते, 4 चाहते तो वो 8 मांगते। ये नॉर्मल नेगोशिएशन है। मजे की बात यह है कि मांगने की हिम्मत हो रही है। ये पिछले 10 सालों में किसी की नहीं हुई थी, क्योंकि मोदी जी अपने दम पे मेजॉरिटी में थे। इस बार मैं रिपीट करता हूं बुशरा जी, आपके सभी दर्शकों के लिए, उत्तर प्रदेश हार जाना, जो कि बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की जननी रही है 2014 से, इसने मोदी जी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा धक्का दिया है। बाकी के राज्य जीते हों, थोड़े कम हुए हों, दक्षिण हार गए हों, वो सब सेकेंडरी है। ये बात ना मीडिया बहुत ज्यादा बोल रहा है, मोदी मीडिया तो बोलेगा ही नहीं, न इनकी राइट विंग सेना बोलेगी, मोदी जी खुद कभी भी नहीं बोलेंगे, ना योगी जी बोलेंगे, ना अमित शाह बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से आगे खड़े हैं। सच्चाई यह है कि अयोध्या की जनता ने अपने पर डाली हुई पीड़ा की वजह से इन्हें नकार दिया है। सच्चाई यह है कि इलाहाबाद प्रयागराज ने इनको नकार दिया है, चित्रकूट बांदा ने इनको नकार दिया है, बनारस में ये बाल बाल बचे हैं। इंडिया अलायंस थोड़ा आलसी हो गया वहां, नहीं तो ये 10-15 हजार से जीतते मुश्किल से, और सुबह 3 घंटे वो पीछे चल रहे थे। आप समझिए इसका असर बहुत बड़ा है। शिंदे गुट की हिम्मत ऐसी नहीं आई है, उन्होंने ये सब देखा है, समझा है, और शायद उनको खुद का भविष्य भी महाराष्ट्र में दिख रहा है कि या तो विलय कर लेना पड़ेगा इंडिया के साथ,
और या यहाँ का विधानसभा तो हाथ से गया, बीएमसी भी हाथ से गई, और भगवान जाने आगे हमारे साथ क्या होगा, तो चलो अभी मांग लो जितना कैबिनेट में मिल सकता है। बहुत सिंपल सा डायनामिक एट वर्क है यहाँ पे। और जब तक पोर्टफोलियो के अनाउंसमेंट नहीं होंगे, ये संशय की स्थिति बनी रहेगी, और अनाउंसमेंट होने के बाद भी वाद विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, आप ऐसा मत मानिए। वाद विवाद चलता रहेगा। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इस पूरे खेल में जो हुआ, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, जेडीयू और टीडीपी जिस तरह से सरेंडर हो गए, वो मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि जेडीयू और टीडीपी टॉप 5 मंत्री पदों के लिए तो बड़ी जद्दोजहद करेंगे। अभी उसके सिग्नल ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगा था कि ये लोग होम और फाइनेंस तो बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि बीजेपी ने उनको शायद ये समझा दिया है कि बेटा तुम अभी चुप ही रहो, होम और फाइनेंस के सपने तो तुम देखो मत। ऐसी ग्रेप वाइन से ऐसी अफवाहें हैं कि उनको शायद कन्विंस कर लिया गया है, तो वो सिर्फ स्पीकर पद के लिए शायद शांत होकर और कुछ छोटे मंत्रालय के लिए, छोटे से मेरा मतलब है थोड़े लेस इंपॉर्टेंट मंत्रालय के लिए मान जाएंगे। ये मुझे आश्चर्य हुआ। इसका मतलब उनके राज्य के जो लक्ष्य हैं वो ज्यादा बड़े हैं इस वक्त, और वो केंद्र की राजनीति में इतना बड़ा पंगा अभी मोदी जी से इस वक्त नहीं लेना चाहते हैं। तो ये भी सिचुएशन अभी कैसे इवॉल्व होगी देखेंगे। और मैं ये कह दूं आपके अगले प्रश्न के पहले कि हो सकता है टीडीपी और जेडीयू को ये टॉप 4 मंत्री पदों में से कोई एक पद दे भी दिया जाए। अब हमें पता नहीं है, देखते हैं, हो सकता है शाम तक ही पता चल जाए। जी बिल्कुल, जी क्योंकि ये भी पहली बार ही हो रहा है कि 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको अभी तक उनके विभाग ही नहीं पता है कि किसको क्या मिला है। आपने 72 आपने बना तो दिए मंत्री, लेकिन किसको क्या मंत्रालय देंगे, यही सबसे बड़ी उलझन है, जो अब बहुत बड़ी उलझन बनकर नरेंद्र मोदी के लिए सामने आ गई है। जितना स्मूथ उनके लिए 14 रहा, फिर उसके बाद 19, उससे ज्यादा उनके लिए स्मूथ रहा। उनको लगा कि 303 के साथ वो अजय बनकर आ गए हैं, और इस बार की उनकी राह तो और ज्यादा आसान होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य 400 का रख दिया है। लेकिन वही 400 पार उनके लिए कैसे गली की हड्डी बन गया, ये सब हमने देखा। और किस तरह से अब नरेंद्र मोदी की जो पूरी ब्रांड है, जहां वो सिर्फ हुक्म देते हैं और सामने के वाले लोग सिर्फ जी हुजूरी करते हैं, वो की पूरी ब्रांड ही खत्म हो गई है। अभी आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, जहां पर उनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम तरह की उनकी फाइलें, सबका डर दिखाकर आप उनके खुद के नेता मुंह नहीं खोल पाते थे कभी। अभी छोटी छोटी पार्टियां जिनके 1 सांसद हैं, जिनके 7 सांसद हैं, अपने खुद के पार्टी के उनके सांसद, वो खुलकर सामने आ रहे हैं और वो खुलकर विरोध जता रहे हैं। ये है फर्क 2019 और 24 का, जिसको लोगों को समझना चाहिए। आगे आने वाले वक्त में और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत आगे शायद मुझे लग रहा है संदीप जी जाने की जरूरत नहीं है। शाम तक का ही इंतजार करना पड़ेगा, जब पोर्टफोलियोज बटेंगे और उसके बाद जो ये 3 हम देख रहे हैं, एनसीपी, शिवसेना और खुद उनके सांसद 3 सामने आए हैं, मुझे लग रहा है कि फिर तो एक कतार लग जाएगी। ये बिल्कुल होगा, और मैं आपका ध्यान फिर से आकर्षित करूंगा। ये तो हम केंद्र की राजनीति पे पूरी तरह से फोकस हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में राज्य की राजनीति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप तमिलनाडु पर विशेष नजर बना के रखिएगा। पिछले 5 सालों में स्वयं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बहुत भयंकर निवेश किया है। अपना समय, अपने इमोशंस, पार्टी का धन बल, और पूरी कोशिश थी कि अन्नामलाई को किसी भी तरह 5-6 सीटें जितवा दी जाएं और बीजेपी का पांव वहां जमा दिया जाए। कुछ भी नहीं हुआ, 0 पे छूटे। और कोयंबटूर में भी अन्नामलाई का परफॉर्मेंस 5 साल पहले वाले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, बिल्कुल उनके बराबर रहा है, और वो परफॉर्मेंस भी सुधार नहीं पाया। लेकिन कल से जो देखने को मिल रहा है, पिछले 24 घंटे से, तमिलिसाई सौंदरराजन जो कि बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं, वहां की, जो पहले तेलंगाना की गवर्नर थी, और अन्नामलाई, ये दोनों कैंपों के बीच में सोशल मीडिया पे आपको खुल के सर फुटअव्वल दिख रही है। वहां के अलग अलग बिजनेस पर्संस और इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के जो बड़े हैंडल्स हैं तमिलनाडु के, एक ग्रुप ने पूरी तरह तमिलिसाई का साथ ले लिया है, और एक ग्रुप पूरी तरह अन्नामलाई के साथ खड़ा हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई फूट के सड़क पर आ गई है। क्या आप सोच सकते थे ऐसा किसी बीजेपी की राज्य इकाई में होगा? ऐसा कांग्रेस के साथ होता है। कांग्रेस के नेता खुल के आपस में लड़ लेते हैं, और वो हमें पता है, और फिर उसके बाद दिल्ली में उनको साथ में बिठा के किसी तरह पैचअप करवाना पड़ता है, और वो घाव उसके बाद भी रिश्ते रहते हैं कई सालों तक। और उसकी बड़ी कीमत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुकाई, मध्य प्रदेश में चुकाई, राजस्थान में चुकाई। अब वो तो मैं लंबी लिस्ट पिछले 10 साल की गिना सकता हूं।
बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। तमिलनाडु बीजेपी में मैं आज बहुत केयरफुली उनके सारे पोस्ट पढ़ रहा था। अब वो तमिल में होते हैं तो ट्रांसलेट करके ही पढ़ने पड़ते हैं, तो उसका 2-4% असली पंच और वेनम तो निकल ही जाता है समझने में, लेकिन फिर भी समझ में आता है। तो वहां क्लियर कट दो कैंप बन चुके हैं और ये लड़ाई बहुत बढ़ेगी आगे। ये रुकने वाली नहीं है तमिलनाडु वाली लड़ाई, क्योंकि सपने बहुत बड़े दिखा दिए थे उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को, और जीता उन्होंने 0। और ऐसा भी नहीं है कि कोई वोट शेयर में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया कि अगले चुनाव में वो डीएमके को असेंबली चुनावों में सिर के बल पटकनी दे देंगे। वो नहीं होने वाला है। अब ये सपने दिखा दिए उन्होंने, और डीएमके ने अगर कोई बड़ी गलती नहीं की डीएमके प्लस अलायंस ने, तो वो असेंबली चुनाव भी एक तरफा निकाल लेंगे और अगले लोकसभा को भी बहुत अच्छी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जयललिता पिक्चर में कहीं है नहीं, तो वो वोट शेयर भी बहुत हद तक डीएमके के पास गया है, बीजेपी के पास नहीं। मैं कहने का आपको इंडिकेशन मेरा ये है कि आप एक एक करके कमजोर राज्यों से बीजेपी का ये संघर्ष उभरता हुआ दिखेंगे, और इसका सेंट्रल पॉलिटिक्स पे असर आना ही आना है। क्योंकि अन्नामलई को पहले सेंटर में लाने की बात हो रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी कि उनको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो हुआ नहीं। तो क्लियरली मोदी जी उनको तमिलनाडु में रखना चाहते हैं। तो ये संघर्ष कोलिशन पॉलिटिक्स का मोदी जी के दरवाजे पे आ चुका है। मोदी जी इससे कैसे निपटेंगे, उस पर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इफ ओनली, अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है, इफ द ओनली टूल यू हैव इज अ हैमर, देन एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। अगर आपके पास एक ही टूल और वो है हथौड़ा, तो हर समस्या आपको एक कील ही दिखती है। और मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल है वो स्लेज हैमर वाली स्टाइल है, वो हैमर वाली भी नहीं है। ही यूजेस अ स्लेज हैमर। तो वो हर समस्या को बिल्कुल सिर पे मार के कुचलने की कोशिश करेंगे। आज तक वो सफल रहे हैं इसमें, अब नहीं हो पाएंगे। अब उनको बहुत एक्कोमोडेट करके चलना पड़ेगा। और इसका मतलब, अपने एकदम नजदीक में राजनाथ सिंह साहब भी एक ऐसे नेता हैं जो ये रोल प्ले कर पाएंगे। ये रोल अमित शाह भी प्ले नहीं कर सकते। अब ये रोल राजनाथ सिंह को या निर्मला सीतारमन को या जयशंकर को प्ले करना पड़ेगा। निर्मला सीतारमन की कोई इलेक्टोरल करेंसी है नहीं, जयशंकर की कोई इलेक्टोरल ताकत है नहीं, तो वो ये रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। अब ये काम राजनाथ सिंह के जिम्मे आएगा। तो आप आने वाले समय में ये देखेंगे बुशरा जी, आपके व्यूअर्स भी इस बात को नोट रखें कि आने वाले 6 महीने में हो सकता है हम राजनाथ जी की बड़ी राजनीतिक गतिविधियां कोलिशन मैनेजमेंट के संदर्भ में देखें। कुछ और 3-4 नाम भी हैं जिनको ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है, बट मुझे लगता है कि यदि समझ है तो राजनाथ जी को बड़ा रोल कोलिशन मैनेजमेंट का दिया जाना चाहिए। उससे मोदी जी को फायदा होगा। जी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे, क्या वो ये चाहेंगे कि उनसे बड़ा चेहरा कोई उभरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर वही मैनेज करते हुए नजर आएंगे तमाम चीजों को राजनाथ सिंह, तो ये भी आपको पता है कि वो सिर्फ खामोशी से तो ऐसा करेंगे नहीं। 10 साल में जो उन्होंने सहा है, वो भी चाहेंगे कि वो लगातार हेडलाइंस में बने रहे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को तो आदत है सिर्फ खुद को ही हेडलाइंस में देखने की। उनसे शुरू होकर उनकी राजनीति की कहानी और उनकी सरकार की कहानी उन पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये साफ तौर पर लग रहा है। और लेकिन कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी, संदीप जी, किसी भी हद तक मजबूर होंगे सरकार में रहने के लिए, क्योंकि जो फाइलें उन्होंने दूसरों की खोली हैं, उनकी भी बहुत सारी फाइलें फिर हैं जो खुल जाएंगी, तो वो किसी भी हद तक बार्गेन करेंगे, किसी भी हद तक मजबूर होंगे, झुकेंगे सरकार चलाने के लिए। वरना तो फिर उनको पता है कि एक बार अगर सत्ता गई, सरकार टूटी, गिरी, तो फिर उनका क्या हश्र होगा। बिल्कुल। देखिए, राजनाथ सिंह साहब को यदि मोदी जी और शाह साहब ने तय किया कि हमें यूज करना है, तो वो पर्दे के पीछे से यूज होंगे, वो पर्दे के सामने कभी नहीं आएंगे। वो बहुत साइलेंट पीछे से ऑपरेट करेंगे, अपने फ्लॉक को, अपने सारे नेताओं को जोड़ के रखने के लिए और आपसी विरोधाभासों को दूर। फ्रंट में तो मोदी जी ही रहेंगे, और उसका सबूत आज हमें मिल चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए तो सारे कर्मचारी लाइन से खड़े हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, कैमरा वाला सामने चल रहा है, तो वो तो सब पहले जैसा ही है, उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जबकि ये उनका तीसरा टर्म है, तो शायद वो ऐसा करने से बच सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर सिस्टम तो सेट है। मुझे लगता है किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। वो आने वाले हैं तो सब लाइन में खड़े हो गए होंगे, कैमरे वाले तैयार होंगे कि आने दो, ये तो रील बनानी बनानी और वो रील बन भी गई। और आते ही उन्होंने
किसान सम्मान निधि की पेंडिंग इंस्टॉलमेंट जारी कर दी, क्रांतिकारी कदम उठाया, बता दिया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मॉडल कोड के कारण हो नहीं पाया। तो मीडिया में सुर्खियों को डोमिनेट करना, ये तो मोदी जी ही करेंगे, हम इस बात को मान लें। लेकिन आप इतना यकीन कीजिए, ये जो सुर्खियां अब आएंगी, इनका पोस्टमार्टम पहली बार होगा। ये पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। ये अब जब बोलेंगे कि भाई आज हमने पीएम किसान सम्मान निधि का ये इतना हिस्सा जारी कर दिया, हमने तोहफा दिया किसानों को, अब काफी इसका क्रिटिक होगा, इसका एनालिसिस होगा कि भाई ये तो बहुत पुराना था, भाई ये तो पहले करना था, ये तो आप ही ने रोक के रखा था, ये कोई तोहफा थोड़ी है, आप अपने घर का ये अब खुल के लोग बोलेंगे। और बोलेंगे इन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी वाले नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इन्हें आम आदमी भी बोलेगा। आप यकीन मानिए, पिछले 4-5 दिनों में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल मोदी वोटर्स रहे हैं। उनके व्यवहार में और उनके सोचने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने देखा, जो कि बिना उनको प्रॉड किए उन्होंने खुद होके बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। तो मैंने कहा क्यों नहीं चलेगी, मोदी जी तो तोड़ ताड़ के सब 272 कर ही लेंगे। बोले वो अब हमें ठीक नहीं लगता, बहुत हो गया ये सब, ऐसे तो कभी कुछ स्टेबल ही नहीं होगा, और ये मैंडेट तो है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता, ऐसा ज्यादातर लोगों ने बोला कि 1.5-2 साल से ज्यादा लंबी ये सरकार चल पाएगी। मेरे एक मित्र हैं जो स्टॉक मार्केट में काफी निवेश करते हैं, और वो बिल्कुल कट्टर मोदी समर्थक है, बड़े प्यारे मित्र हैं मेरे। उन्होंने तो ऐसी बात बोली कि वो और मैं दोनों हंसते रहे कई मिनट तक। वो मुझे बोले, देखो यार संदीप, अगले 1.5-2 साल अब भयंकर उठापटक होने वाली है। मैंने कहा अच्छा, मोदी जी के होते? बोले 100% देख लो ना मैंडेट क्या है। मैंने कहा ओके, तो बोले अब स्टॉक मार्केट ऐसा जाएगा और इसमें मेरे जैसों का बहुत फायदा है। मैं तो बाइंग और सेलिंग करके खूब पैसा अगले 1.5-2 साल में बनाऊंगा, क्योंकि मोदी जी जाएं उसके पहले मार्केट बहुत ऊपर नीचे होने वाला है। आप देखिए, ये मोदी समर्थकों की बात कर रहा हूं मैं। तो समथिंग फंडामेंटली हैज चेंज्ड। हम इस बात को इग्नोर ना करें, हमें वो एकदम अभी जी। दिख नहीं रहा है। 1.5 से 2 साल में असेंबली चुनाव होते जाएंगे, संसद के भीतर कड़ी टक्कर विपक्ष देगा, बड़े मुद्दे उठेंगे, जैसे ये नीट का तथाकथित इतना बड़ा स्कैम जो हुआ, एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट स्कैम जो एलिज्ड हुआ, ऐसे कम से कम 10 मुद्दे मैं अभी गिना सकता हूं। ये अब ठंडे नहीं होने वाले हैं। अगले लोकसभा स्पीकर के लिए 150 लोगों को धक्के मार के बाहर निकालना अब पॉसिबल नहीं होगा। तो देश के आवाम की सबकॉन्शियस और उनका पूरा क्रिटिकल डिस्कोर्स ये क्रिएट होगा पहली बार 10 साल बाद। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। जी जी, आप इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी को संदीप जी इस वक्त कैसे देख रहे हैं? अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि अभी आप रुकिए, आप इंतजार करिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कांग्रेस ने आज कहा, सुप्रिया शिनेट कह रही थी कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हमने संजय सिंह, आप उन्होंने जो हमसे ही उन्होंने बात की थी हमारे चैनल से, और उस पर उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुत दिन नहीं चल पाएगी और उनके पास भी तमाम तरह के नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। अभी इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? क्या वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हुए हैं कि हम अनैतिक तरीके से नहीं करेंगे कुछ भी, ये अपने वक्त पर आकर खुद इस कंडीशन में ये सरकार आके खड़ी हो जाएगी कि हमें एक नहीं कई मौके मिलेंगे जब हम सरकार बना सकें? क्या आपको लगता है ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों में एक बेचैनी है, लोग जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया वो ये चाहते हैं कि हम वो लड़ाई देखें कि इंडिया गठबंधन भी उसी तरीके से जोर शोर से लगा हुआ है सरकार बनाने के लिए। जी, अब ये आपने काफी अच्छा पॉइंट उठाया, तो मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं, यदि मैं इंडिया गठबंधन का संयोजक होता, INDIA इंडिया गठबंधन का, तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले उसका एक सचिवालय बनाता, एक सेक्रेटेरिएट बनाता। जून जुलाई 2023 में जो काम हो जाना चाहिए था, वो काम अभी जून 2024 तक नहीं हो पाया है। आप अगर इंडिया अलायंस को मजबूत रखना चाहते हैं और उसको टूटने से बचाना चाहते हैं, तो पहला काम है उसका सचिवालय बनाइए, सेक्रेटेरिएट बनाइए, उसमें कोऑर्डिनेटर्स बिठाइए जो डेली कम्युनिकेशन दें, जो डेली कोऑर्डिनेशन करें, जो नीतिगत निर्णय लेने में सब लोगों की मदद करें, क्योंकि 28 पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, सब अपना अपना संघर्ष में लगी हुई हैं। इंडिया अलायंस काफी हद तक अभी इलेक्शन की मजबूरियों के चलते मोमेंटम में था, लेकिन इलेक्शन समाप्त हो गए हैं,
जब संसद सत्र में होगी तब तो उनका कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन जब संसद सत्र में नहीं होगी तब यकीन मानिए इंडिया अलायंस को मोमेंटम में रखना आसान काम नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं इंडिया को पहले दिन से ये बोलता आया, इनफैक्ट आप जुलाई अगस्त के मेरे ट्वीट्स अगर देखेंगे तो मैंने इनको बहुत सजेशंस दिए कि ऐसा कीजिए, ऐसा, बहुत फायदा भी उनको हो सकता था अगर फॉलो। सबसे पहले सचिवालय बनाइए, दूसरा स्पोक्स पर्सन इंडिया अलायंस के अपॉइंट कीजिए, सिर्फ इंडिविजुअल पार्टीज के नहीं। तीसरा, अपने इंडिया अलायंस में अब टूटने से लोगों को बचाइए और दूसरी तरफ से लोगों को पॉलिसी मैटर्स पर आकर्षित करने की कोशिश कीजिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में हड़बड़ी में सरकार गिराने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी पॉपुलैरिटी खो देंगे और मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। ये अब स्वतः होगा। यदि होना है तो ये संसद की गतिविधि में अपने आप आपको दिखेगा। नीट जैसे प्रॉब्लम्स और एग्जिट पोल स्कैम, एलएस स्कैम के जैसे इश्यूज, इनको उठाइए, जमीन पर उतरिए, जनता से जुड़िए। जिस तरह आपने संविधान पर मंडराते खतरे को बताया, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हुआ। वो खतरे आज भी मौजूद हैं। मैं पिछले 3 दिनों से राइट विंग के सारे पोस्ट को ट्रैक कर रहा हूं, मैं उनको काफी पढ़ता हूं क्योंकि तभी समझ में आता है कि उनकी सोच क्या है। देखिए, उनका यह कहना है कि ये तो झूठ फैलाया लोकसभा में कि संविधान खत्म कर देंगे। अरे अज्ञानियों, 14, 15, 16 अगस्त 2023 को विवेक देबरॉय के भारत के सारे अखबारों में छपे लेख को पढ़ लो। जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने लिखा इस देश के संविधान को पूरी तरह फेंक दो, नया संविधान बनाओ। कुछ बचता है क्या इसके बाद बोलना? क्या यह सबूत भी काफी नहीं है आपके लिए? तो यह खतरा वास्तविक था और इस खतरे को इंडिया अलायंस ने भापा। इंडिया अलायंस ने इस खतरे को जनता तक पहुंचाया, जनता ने समझा और उत्तर प्रदेश में मोदी जी की हार हो गई। यकीन मानिए अभी विधानसभा में भी यही मुद्दे उठेंगे क्योंकि यह खतरा टला नहीं है, ये तो अपनी जगह बना हुआ है। तो इंडिया अलायंस को अगले 6 महीने सिर्फ ये काम शांति से करने चाहिए। उन्हें इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और उन्हें इंतजार करना चाहिए कि मोदी जी कुछ बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक करें पॉलिटिकली, तो अपने आप इनको ग्राउंड मिलेगा। लेकिन अगर इन्होंने आगे बढ़ के गिराने की कोशिश की, वो अभी नंबर्स की वजह से संभव नहीं होगा, उसमें इमेज भी खराब होगी और फिर मोदी जी को बोलने का मौका मिलेगा कि देखो ये तो राजनीति को अस्थिर करने में लगे हैं। लेट इट हैपन ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, सी हाउ द डायनामिक्स इवॉल्व और अपने आप चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। जी जी। और अभी तो बहुत सारे बिल हैं जो अभी आने हैं और फाइनेंस बिल खास तौर पर जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि उस वक्त जब आपको सर्वसम्मति से वो बिल जो पास कराने होते हैं 2/3 1/3 मेजॉरिटी से, उस वक्त बहुत सारे खेल हो सकते हैं। अभी तो विशेष सत्र है, मानसून सत्र है, उन तमाम सत्रों में उठते हुए मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को घेरना, क्योंकि संदीप जी ये भी समझने की जरूरत है कि इन 10 सालों में अगर हम देखें तो मोदी की जो पॉलिटिक्स रही है वो सिर्फ नफरत पर आधारित है, एक धर्म से नफरत करना और वही हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान करना, उसी तरीके से कांग्रेस को देश का दुश्मन करार देना, धर्म का दुश्मन करार देना और उसी तरह की तमाम जो बातें होती हैं वही उनकी हमने चाहे हम तमाम इलेक्शन कैंपेन देखें उसमें वो उन्होंने किया और उससे पहले भी लगातार हमने देखा। यानी कि असली जो कोर इश्यूज हैं उन पर ना वो बात करते हैं और उन पर ना ही उनका कोई जवाबदेही उनकी होती है। लेकिन इस बार अगर हम पूरे गठबंधन को देखते हैं तो बहुत मजबूती से सामने है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए वो कौन से चैलेंजेस हैं जो सामने आएंगे? क्योंकि इन इश्यूज पर, जिस पर चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर जैसे मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, यही तो तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर जनता ने उन्हें नकारा है कि आप कुछ नहीं कर पाए, आपने सिर्फ जुमले दिए और कुछ नहीं किया आपने। आप हमें हमारे पेट में, हमारे प्लेट में रोजी रोटी आप हमारे प्लेट में दीजिए, हमारे घर में रोजी दीजिए, तभी हम आप धर्म की चाशनी भी तभी चाट पाएंगे। और उसका एग्जाम्पल है अयोध्या, उसका एग्जाम्पल है वाराणसी और उसके आसपास की सीटें। तो क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कुछ चेंज होगी और क्या चैलेंजेस आप नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए भी देखते हैं? मुझे लगता है उनके पास तो भरमार है। देखिए, अग्निवीर ने मोदी जी का भयंकर नुकसान किया है।
वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को। लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निवीर ने इनके लाखों वोट कम कर दिए, क्योंकि वहां जेन्युइनली परेशान है लोग। अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना एक पूरी तरह से बकवास योजना है, जिसकी आलोचना रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनेल खुल के कर रहे हैं, उसके खतरे बता रहे हैं। जो सर्विंग डिफेंस पर्सोनेल है वो तो लिहाज में बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, मजबूरी में तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, 21-22 साल में एक युवक को रिटायर करने की प्लान आप करते हैं, और 70, 71, 72 साल वाले राजनेता खुद के लिए 5-5 साल और मांग रहे हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है। अब मोदी जी के लिए समस्या यह है कि अग्निवीर को वो खुद सेल करते रहे। अब उसको अगर उन्होंने स्क्रैप किया तो उनकी इमेज में बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, धक्का लगेगा। और मोदी जी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका सारा खेल इमेज का है, इमेज मैनेजमेंट का है। वो आज तक इमेज मैनेजमेंट से चुनाव जीतते आए, परसेप्शन से चुनाव जीतते आए। रियल डिलीवरी ऑन द ग्राउंड बहुत लिमिटेड रही है। मैं इसके 5 उदाहरण देता हूं। कितने नए सरकारी स्कूल मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश में चालू करवाए और उन्हें एक्सीलेंट का दर्जा मिला, और वहां जाके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों ने अपने बच्चों को वहां शिफ्ट किया। ये नंबर नेगेटिव में है, बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल नए खुलने के बजाय। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से और बच्चों को वहां एडमिशन नहीं मिलने की समस्या की वजह से भारत में लोगों ने यह सोचा कि भाई परिवार में तो ज्यादा बच्चे ही नहीं होने चाहिए। हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट गिरने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे पालना इतना महंगा होता चला जा रहा है। खैर, क्या आपने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले? उसका जवाब है नहीं। क्या आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नए नए उस मात्रा में बनाए? उसका जवाब है नहीं। आप इंश्योरेंस योजनाएं लेकर आए जो प्राइवेट इंश्योरर्स यूज कर रहे हैं, प्राइवेट। आपने सरकारी अस्पताल बनाकर उनको ठीक नहीं किया। क्या आपने फ्री ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए सब तरफ किया? नहीं किया, बल्कि और ट्रांसपोर्टेशन महंगा किया। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त सूचना बुशरा जी आपको और आपके दर्शकों को देना चाहता हूं, जो मेरी भी कल्पना से परे है। कर्नाटक में महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन स्कीम पिछले साल से दी गई है। इसकी भयंकर आलोचना बीजेपी करती आई है कि ये तो बर्बाद कर देंगे, ये तो लुटा रहे हैं। मैंने आज कुछ मीडिया में उसकी रिपोर्ट पढ़ी कि पिछले साल 2023 में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का टोटल रेवेन्यू पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, महिलाओं को फ्री कर दिया, इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ गया? उन्होंने बताया कि महिलाओं को फ्री देने की वजह से जो हमारे लो वॉल्यूम वाले डेज होते थे, जब कम भीड़ आती थी ऐसे दिनों पे, और दिन में वो समय जब कम भीड़ आती थी तब भी ज्यादा भीड़ आने लगी। और महिलाएं अक्सर अकेली नहीं आती, उनके साथ उनका बेटा या उनका पति या घर का कोई दूसरा सदस्य आता है जिसका टिकट पूरा लगता है। तो बोले हमारा रेवेन्यू बढ़ गया महिलाओं के लिए फ्री करके। और ये एक ऐसी क्रांतिकारी खबर है, अगर ये सच है तो, और झूठ होने का कोई कारण नहीं है, KSRTC की ये खबर है, तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए। फिर रोडवेज में महिलाओं के लिए मुफ्त किया जाए, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, कम नहीं होता है। अब ये डिबेट का मुद्दा है, मैं जानता हूं इस पे लंबी डिबेट हो सकती है, और फ्रीबीज को अपराध बताने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको कभी भी अपने गले, क्योंकि राइट विंग आइडियोलॉजी में फ्रीबीज को पाप माना जाता है। वो पाप वो खुद करें वो चलता है। वो किसान सम्मान निधि को रिलीज करके बोले हमने आज क्रांति ला दी, वो फ्रीबीज ही है जो उन्होंने 2019 में न्याय के रिस्पॉन्स में लाई थी। लेकिन वो सब पवित्र है, ये सब पाप है, ये इनकी पोजिशनिंग है। पर ये गुड न्यूज थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये अब इंडिया अलायंस को प्रमुखता से जनता के सामने रखना चाहिए, और उनके लाइवलीहुड के मुद्दे, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिल नहीं रही, जो जितना पढ़ा लिखा उसको उतनी कम संभावना है नौकरी मिलने की, ये मुद्दे उठाइए। एक प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ जो रही पिछले कुछ सालों में, अर्बन एरियाज में कांग्रेस की पकड़ तेजी से कम हुई और बीजेपी की अपील बढ़ी। ये एक अकाट्य सत्य है। कांग्रेस अगर इन अर्बन मुद्दों को भी उठाएगी कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब जनरेशन के हमारे पास ये 3 सजेशंस हैं, आपको अर्बन ऑडियंस भी मिलना शुरू होगा। तो मेरा इस मामले में मानना, बड़ा स्ट्रांग मानना है कि इंडिया अलायंस शुड फोकस ऑन रियल इश्यूज। आप बिल्कुल हवा हवाई बातें ना करें। आपने चुनाव में जो असली मुद्दे उठाए, और वो जो न्याय गारंटीज कांग्रेस ने दी थी, जिस पर बीजेपी अब उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, बड़ा ही फूहड़ प्रयास है, बचकाना प्रयास है कि भाई लाओ 8,500। अरे सरकार तो बना दो,
और तुमको जो 15 लाख मिले थे उसमें से तुम ही बांट दो भाई। अब इस तरह की बचकानी बातों से किसी का भला होना नहीं है। तो जी, इन मुद्दों ने क्योंकि खुद लोगों नरेंद्र मोदी ने, को संदीप जी, यदि आपको अपनी याद होगा कि पश्चिम बंगाल में कहा था कि यहाँ से जो ईडी के जरिए जो उगाही हुई है वो जो है वो गरीब जनता में बांटी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही वो 15 लाख वाली जो उन्होंने बात कही थी। तो अब पूछा जाए कि कब बांटने जा रहे हैं वो गरीबों में वो पैसा, जी जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, जो जो ईडी ने जब्त किया है, उससे कब बांटा जा रहा है। और उल्टा आप ये देखिए कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और ये बाकायदा तौर पर ये जी कहा जा रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कब मिल रहे हैं हमारे 8.5 लाख रुपए, कब जी युवाओं को पहली नौकरी मिल रही है, और कब ये तमाम चीजें जो वादे किए गए तो वो हो रहे हैं। तो ये डेस्परेशन बिल्कुल। दिखाता है और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें मैं आपको दो हिस्सों में उत्तर दूंगा। पहला ये कि अगर ये कहते हैं कि देखो कांग्रेस के दफ्तरों पे तो महिलाएं आ गई हमारे 8,500, तो यार मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के दफ्तर पे अग्निवीर और उनके परिवार तो अभी तक कोई दिखाई नहीं दिए जो ये बोल रहे हैं अग्निवीर योजना रद्द करो, अग्निवीर योजना। जरा उनको भी तो लाओ ना। वो तुम इसलिए नहीं लाओगे तुम्हारे मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट में कि उसमें तुम्हारी खुद की दाल पतली हो जाएगी। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मोदी जी से ये पूछने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि मोदी जी, पश्चिम बंगाल में आपने बोला था ये जब्ती हुई है हम गरीबों में बांटेंगे। आप यकीन मानिए बुशरा जी, अगर आपने मोदी जी से ये पूछा तो वो बोलेंगे मित्रों ये तो मैं बांट चुका हूं, वो पीएम किसान निधि उसी पैसे से बांटी है। तो वो तो इसका जवाब तैयार है उनके पास, इसलिए उनसे तो आप बिल्कुल मत पूछिएगा। वो कदम पीछे कभी नहीं खींचेंगे, हर चीज का जवाब। अरे, जिस नेता ने 2.5 महीने अपनी हर चुनावी रैली में मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुगल, नल की टोटी, भैंस और टीडीपी जेडीयू को अपना खास साथी बना के सरकार बना ली, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो मुसलमानों को प्रॉपर रिजर्वेशन देते हैं, उनको तमाम सुविधाएं देते हैं जो उनका नागरिक होने के नाते उन राज्यों में हक है, जिसकी मुखालफत मोदी जी करते आए, वो सब एक साथ बैठे हुए हैं। आप ऐसे में कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की अगर बात कर रही हैं तो फिर हम वी आर लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। देन ऐसा कुछ भी नहीं होना है। इनकी राजनीति चलती रहेगी, सेल्फ प्रिजर्वेशन की राजनीति है बुशरा जी। एनीथिंग फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये है मूल मंत्र बेसिकली। जी जी, बिल्कुल, क्योंकि वही आप देखिए कि जब वो टीडीपी की बात करते हैं तो टीडीपी तो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के लिए और जो ईदगाह होती ईदगाह। है उसके लिए ज़मीन, जी, ज़मीन जो है वो अलॉट की जाएगी। वो तो मौज़िनों को तनख्वाह, हाजियों को 1 लाख रुपए, और इसी के अलावा उनकी तो एक लंबी फ़हरिस्त है, पेंशन। 4% रिज़र्वेशन, वो तमाम तरह की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिल्कुल। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुस्लिम रिजर्वेशन जो है वो नहीं होने दूंगा। और अभी आप ये देखिए, अभी वो जिंदा भी हैं और उसी उन्हीं के साथ वो साथी भी हैं जो 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू ही हैं जो उन्होंने कहा था कि मैं कहना नहीं चाहती लेकिन उनका ही बयान है ये कि उन्होंने आतंकवादी तक कहा था और नरेंद्र मोदी को। और जी, गुजरात के राइट्स के का हवाला देकर तो वो भी हमारे सामने है। और उन्होंने जी कहा था कि हाँ, सीनियर है चंद्रबाबू नायडू, और फिर उन्होंने एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी। और नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी भी वो उधर हैं। तो इन तमाम बातों को बिल्कुल। यकीन नहीं किया जाता। अगर नीतीश कुमार जितनी दृढ़ता से ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, हमें उसकी अंडरलाइन ये समझनी चाहिए संदीप जी कि वो जरूर जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपने तेलुगु देशम की बात की कि इन्होंने इतनी जहरीली बातें की और उन्होंने डबल जहरीली बातें की। अरे, आप याद कीजिएगा 2018 में नायडू जी ने एनडीए छोड़ दिया था और नायडू जी आगे बढ़ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निकालने चले थे और पूरे भारत में उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, यही चंद्रबाबू नायडू। और फिर 2019 के चुनावों में क्या हुआ? लोकसभा में टीडीपी को 3 सीटें आई 25 में से और विधानसभा में 23 सीटें आई 175 में से। और टीडीपी एकदम कमजोर विकेट पर आ गई थी क्योंकि वहां लोकसभा विधानसभा एक साथ होते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब हुआ ये कि बीजेपी ने तुरंत इसके बाद, जब नायडू जी अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने गए थे, उनकी राज्यसभा के 6 में से 4 सदस्य तोड़ लिए और वो करने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को उनके पीछे लगाया गया था और सैकड़ों करोड़ों के घोटाले पकड़वाए थे। तो
उसके बाद फिर चंद्रबाबू नायडू प्रेस मीट में आके जोर जोर से रोए थे कि मेरी पत्नी के लिए इतना गंदा बोला, मेरे लोगों को फंसा दिया। और मतलब आई विल, जैसे वो श्वार्ज़नेगर ने बोला था टर्मिनेटर सीरीज में, आई विल बी बैक। तो लिटरली टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू आई विल बी बैक की तर्ज पे 2024 में लौट कर आ गए और 16 सीटें लोकसभा में जीत ली और 135 सीटें उन्होंने विधानसभा में जीत ली। और अब मोदी जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इनसे हाथ मिलाने का। तो इनके जख्म भी गहरे हैं, बीजेपी ने तोड़े हैं इनके लोग, बहुत तकलीफ दी है, इनको जेल में डलवाया है। जेल में तो वाईएसआर ने डलवाया था, लेकिन बीजेपी ने मदद नहीं की उसमें निकालने में। तो वो जख्म अपनी जगह कहीं बने हुए हैं और वो कब फूट के बाहर आ जाएं। अभी तो कल ये दोनों बड़े शांति से बैठ के सब देख रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि इस वक्त ये दोनों सोच क्या रहे होंगे। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, सही मौके का इंतजार आदमी करता है, जैसे मोदी जी हर बार करते हैं वैसे ये दोनों भी करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहरा दूं यहां पे बुशरा जी, सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस का रोल। अगर इंडिया अलायंस ने अपने पत्ते अगले 12 महीने में सही खेले, प्रॉपर सेक्रेटेरिएट बनाया, विधानसभा चुनाव एकता के साथ लड़े, एक आवाज में बात की, संसद में यूनिटी दिखाई, मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना। मोदी जी के मन में अभी एक ही दुआ बार बार उठ रही होगी कि किसी तरह इंडिया अलायंस की यूनिटी को तोड़ दूं। मैं मोदी जी की जगह होता तो मैं यही प्रयास करता कि किसी भी तरह इनको टूटा हुआ दिखा दो, पब्लिक में इनका परसेप्शन बिगाड़ दो। बस इस एक चीज का ध्यान इंडिया को रखना है, बाकी की लड़ाई 1, 1.5, 2 साल में धीरे धीरे पलट सकती है। जी बिल्कुल पलट सकती है और उसके आसार दिखने भी शुरू हो गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि, और ना ही हम ऐसा चाहते हैं, बल्कि जो भी सरकार बने वो एक स्थिर सरकार हो और वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरी उतरने वाली सरकार हो और वो जनता के हितों में काम करे, जिस उम्मीद से 5 साल इंतजार करके जनता ने एक बार फिर से वोट किया है। और वो सरकार फिर एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, मजबूर सरकार नहीं होनी चाहिए, जो फिलहाल नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन को भी अभी अपने आप को एकजुट करने के लिए फूंक फूंक के कदम रखने होंगे और अपनी जो एकजुटता है उसको बरकरार भी रखना होगा। ये भी उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि अभी भी उन्हें देखना चाहिए, मजबूर ही सही लेकिन सामने है तो नरेंद्र मोदी ही। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी